हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। काले धन का कुबेर 13,860 करोड़ रुपए की आमदनी का खुलासा करने वाला गुजरात का रियल एस्टेट व्यापारी महेश शर्मा पहली बार कैमरे के सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में महेश ने कहा कि जो भी कैश डिक्लेयर किया है वो उनका खुद का नहीं बल्कि किसी और का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महेश शाह को स्टूडियो से लेकर गई है और पूछताछ की जा रही है। महेश ने इस बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शाह ने कहा है, मुझे किसी से डर नहीं, लेकिन जो कहना है वो आईटी डिपार्टमेंट के सामने ही कहूंगा। जो कुछ है वो जल्द ही सामने आएगा। लेकिन साथ ही इस पूरी बातचीत में उसने इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया कि इस काले धन के पीछे राजनेता या फिर बड़े अफसर हो सकते हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये 13,860 करोड़ का आंकड़ा और भी हो सकता है, बढ़कर सामने आ सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ, ये रकम और भी बढ़ सकती है। तो जाहिर तौर पर बड़ा खुलासा। महेश शर्मा जो 29 नवंबर से लापता थे, गायब चल रहे थे, कई बार उन्हें फरार भी कहा गया। न्यूज 18 इंडिया पर महेश शाह ने कबूला है कि वो फरार नहीं थे, कुछ मजबूरियों के चलते वो लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। और जब वो सामने आए तो उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हो सकता है कि इस धन में, इस काले धन में कई बड़े राजनेता और अफसरों का नाम भी उजागर हो। रकम किसकी है, कहां से आई, कैसे आई, डिपार्टमेंट को देने के, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद मैं सबसे पहले टीवी के पास नहीं, आपकी नहीं है, आपकी है या नहीं है? नहीं, आपकी नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा 13,860 करोड़ जो रकम उन्होंने डिक्लेयर की थी वो इनकी नहीं है, महेश शाह की नहीं है। सवाल दूसरा, किसकी है? सॉरी, आप अभी जवाब नहीं देना चाहेंगे? अच्छा चलो, आप जवाब मत दो, लेकिन आप ये तो बताओ कि 2, 5, 10, 15 लोग गुजरात के, देखो हम आपके ऊपर नाम के अंदर मेरी बात सुनो, 5, 10, 15, 20, 25 लोग के गुजरात के बाहर के है हिंदुस्तानी। और साथ ही महेश शाह ने यह भी कहा है कि कहां से काला धन आया है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। इस बात की उन्होंने सीधे तौर पर तस्दीक की है। मैंने तो इसे सिर्फ थोड़े फायदे के लिए अपने पास रखा है। इसके अलावा महेश शाह ने कहा कि 13,860 करोड़ मैंने कमीशन के तौर पर लिए थे। क्या कहा, सुनिए। तो जब सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है, क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है, जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं। ये तो पहले उसने बता दिया कि बिजनेस वर्ल्ड नहीं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। दीपक जी, ये बात नहीं, हम समझने की बात नहीं है, ये क्या एक भेड़ है। उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है, वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। जब खुद क्लेम कर रहे तो मुझे बताने की, पूछने की जरूर नहीं होती है कि दूसरा किसका है अंदर पैसा। अब साथ ही आपको बता दें, जो अभी आप बयान सुन रहे थे वो महेश शाह के सीए का है, जो सीधे तौर पर पहले इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि महेश शाह ने ही उनसे ये कहा था कि ये पैसा उनका है। लेकिन बार बार उनके मन में सवाल आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम कैसे उनके पास आ सकती है। और साथ ही महेश शाह ने हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में ये कहा है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, इस पूरे घटनाक्रम से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। लोग हैं जो चुने हुए लोग, उनके सामने ही आप अपने स्टेटमेंट देंगे। हाँ। तो उसका कोई खास वजह होगी ना, उससे डर लगता होगा। नहीं, डर की बात नहीं है, वो बात लीक कर देंगे। ये डर की, आपके पीछे जो लोग ये हैं, डर की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं, क्या आगे के ऊपर दाएं बाएं जो लोग हैं, मुझे मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए महत्व का ही है जी। और इसीलिए मैं जो डिपार्टमेंट के खास इंसान लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो लोग से मिलना ही चाहूंगा और वो लोग के पास ही मैं रजूआत करूंगा। लेकिन महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी रकम जब आपने भी सुनी होगी, क्या आपने एक बार सोचा नहीं होगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है? जो समय पे ये डिक्लेयर किया था वो टाइम मैंने ये सोचने की बारी नहीं थी, सत्य था, नहीं रजूआत होता। 10 दिन से वो बाहर थे और जब हमने रीजन पूछा कि किस कारण से महेश जी बाहर थे, तो उनका कहना है कि उनकी पत्नी जो वाइफ है वो कैंसर से पीड़ित है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों से। एक मिनट, ये मेरे को मीडिया के सामने रजूआत नहीं करने, करो भी मत प्लीज। ठीक है, वो तो ये बात सामने आ चुकी है, ये बात आ चुकी है। प्रोपेगेंडा नहीं करना है। नहीं, हम उस तरह से हम आपकी तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम ये बात नहीं बोलते हैं। खुलासा ये भी है कि जिनके पास ब्लैक मनी है,
सर आपने ही हाँ बोला है, अब हाँ, इसमें समय कम आने करने पे की- बताऊंगा, मीडिया को भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। सबको बताएंगे। यार, जो मुझे मेरी जात को निर्दोष करना है, हाँ। तो मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा, हाँ। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, और बहुत सोच समझ के निवेदन देना होगा। तो आपको फंसाया गया है, वो तो आप बात मानते ही हैं महेश जी। हाँ। फंसाया गया है। आपको उसके जो ब्लैक के पैसे थे वो दिए गए, देने की बात की, और आपने ही बोला कि आखिरकार 28-29 तारीख की रात को क्या कयामत की रात आ गई, जिसमें वो लोग के पैसे जो ब्लैक के वाइट होने वाले थे और आपको कुछ जो फायदा होने वाला था वो रुक गया। अच्छा, पैसा तो ब्लैक का वाइट भी नहीं हुआ, खुद आप वो जो खड्डा आपने निकाला था उसमें आप गिर गए, ऐसा हुआ ना? बड़ा हो गया, बड़ा, यानी गिर तो उम्मीद गया, नहीं सामने थी, खड्डा भी बड़ा हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, गहरा होगा इतना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा था ही नहीं, क्यों, ये मेरे हिसाब से पूरा भरने का ही बात थी। जी, तो ऐसा क्या हो गया दीपक जी, ऐसी कौन सी नहीं, बात? नहीं, एक बात मिनट, संध्या ने एक हाँ। बात अच्छी उठाई कि हाँ। 13,860 करोड़, आज मेरी कैपेसिटी जो है वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख की होती है, तो मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं करता हूँ। नहीं दीपक जी, ये बात है ना, मैं डिपार्टमेंट के, एक सेकंड, आप जो कहना चाहते मैं समझ गया, हाँ। कि मेरी कैपेसिटी क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, इसके ऊपर बात आती है। तो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैं ये डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा, और यही स्टेज ये टीवी मार्फत मीडिया को मैं बताऊंगा वो टाइम। जिनके पास ब्लैक मनी है, या फिर जो लोग ऐसे किसी को यूज करते हैं फिर बैक स्टेप ले लेते हैं, आपके जैसे जैसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि होंगे ही, जरूर होंगे देश में ऐसे बहुत सारे, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसको इतना ही बोलना कि ऐसा कदम उठाने के पहले 100 बार सोच समझ लो, और अपने परिवार से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ो। दैट मीन्स आपने परिवार से सलाह मशवरा नहीं किया था? मैं पहले बोला नहीं किया था। जब मेरे बेटे को बोला, मेरे बेटा आप गलत हो, बेटे बोला। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा कभी आपको ऐसा बोल सकता है, ये ऐसा होने के बाद? मेरा बेटा जहाँ मैं गलत हूँ ना, मेरे को मुंह पे बोलता है। मेरी बेटी जहाँ मैं गलत हूँ मेरे तुरंत बोलता है। मेरा दामाद भी ऐसा ही है, तो वो लोग फिर- गलत सुन नहीं करते हैं। तो ऐसा गलत किया क्यों आपने? मैं बोला ना, उसके लिए वेट करो। आपके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे, आपके कोई रिश्तेदार का आता पता नहीं था, इतनी बड़ी बात सामने आई, तो जो बातें आती है वो कंफर्म करने के चक्कर में चली जाती है, वो होता है। समझो, जैसे आपने बोला आपकी गलती हो गई, आपने ही बोला आपकी गलती हो गई, लेकिन आप ब्लेम किसी को नहीं, क्योंकि जब तक आप सामने से बात ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया को, मेरे परिवार को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन महेश जी, आप क्या? थे नहीं, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, किससे कांटेक्ट करते आप संध्या, बताइए? आज तुम 5 घंटे नहीं मिलते हो तो तुम मेरे परिवार को बोल देंगे तुम ये हो। सर, सिर्फ ये सिर्फ संध्या से जुड़ा या महेश जी से या दीपक जी से जुड़ा हुआ मामला एक नहीं बात है, बोल रहा बड़ी हूँ। रकम का ये मामला है, पहली किस्त नहीं, नहीं भर पाई रकम थी तो मैंने आपने। बोला तुम साइड में करो, एक बात है जनरली। वो साइड में कैसे वो होगी? जब वो अगर मेरे रकम बेटे ने नहीं बोल होगी, दिया महेश जी, 50 बार, मेरे- मेरे अगर एक सवाल रकम की का- हाँ, रकम की बात नहीं आती होगी है तो वो बात समझ में आती है। मैं एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक तो पहले आपकी आप बात, सीरियस, अब अपन आप एक काम सीरियस करें, मेरी बात सुनो दीपक जी बहुत सीरियसली। मेरे को डिपार्टमेंट के सामने जो खुलासा करने का, मैं डिपार्टमेंट के सामने खुलासा करूंगा। ईटीवी ने इसको सबसे पहले लाया था, मैं इसलिए ईटीवी के पास आया। मैं किसी दबान में, किसी के जबरदस्ती ढाक धमकी से ईटीवी के पास नहीं आया हूँ, मैं ईटीवी के पास आया। मेरे को यहाँ ये रजूआत करने के बाद जो बाकी मीडिया है वो ईटीवी को देख ले, ईटीवी में सुन ले, और उसको जो रजूआत करनी वो करे। मेरे को डिपार्टमेंट से मिलना है, डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर जो ऑफिसर 1 या 2 है वो लोग से मिलना है, वो लोग से बात करनी है, फिर मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। और साथ ही जिस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर महेश शाह हजारों करोड़ के काले धन का खुलासा कर रहे थे, ठीक उस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी उसे हिरासत में लेने के लिए स्टूडियो में ही पहुंच गए थे। स्टूडियो से ही महेश शाह को हिरासत में लिया गया है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब महेश शाह ईटीवी के दफ्तर में बैठे थे, हमारे सहयोगी चैनल के दफ्तर में बैठे हुए थे, वहां उन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस भी वहां पर पहुंची, और इस पूरे प्रोसेस में आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के दफ्तर में पहुंची आयकर विभाग की टीम, और उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी, और फिर वहां से महेश शाह को डिटेन किया गया है। महेश शाह जो बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन वो खुलासे आयकर विभाग के सामने ही करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस मसले पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली हैं, दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा है, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल हैं, इसके अलावा पूर्व आयकर आयुक्त एसएन प्रसाद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे।
संबित पात्रा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज मुरादाबाद की रैली में भी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो लोग दूसरे गरीब लोगों के खाते अपने कमीशन के लिए, अपने काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर भी एक तरह से एक और हमला किया जाएगा। लेकिन बहुत ही चौंकाने वाला है कि आज ही के दिन ये खुलासा भी हो रहा है कि किस तरह से कमीशन के चक्कर में लोग फंस रहे हैं काला धन को सफेद करने में। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के कदम मोदी सरकार ने विगत 2.5 वर्षों में काला धन के ऊपर उठाया, उसी का नतीजा रहा कि ये जो लगभग 14,000 करोड़ का एक तरह से पूरा हेराफेरी हुआ था, जो महेश शाह के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज सामने आया है, ये सामने आया है। वरना ना तो आईडीएस स्कीम होता, क्योंकि आपको याद होगा कि आईडीएस स्कीम के माध्यम ही सितंबर 30 तक का जिसका मियाद था, उस मियाद के दौरान ये डिक्लेरेशन किया गया। और उसके बाद जो पहला इंस्टॉलमेंट 25% का देना होता है, जो लगभग मुझे लगता है 1560 करोड़ के आसपास का बनता था, वो जब नहीं दे पाए तब जाके रेड शुरू हुआ और ये पूरी कहानी सामने आई है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो गोरख धंधा था, ये गोरख धंधा अब देश के सामने आने लगा है। यही तो हम कह रहे थे कि आखिर काले धन के ऊपर हम सब चुप क्यों थे, और आज भी ये सामने आ रहा है। मैं आपके इंटरव्यू को जब से चल रहा है तब से मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से कि हो सकता है कुछ नेताओं का भी नाम आए, हो सकता है कुछ अधिकारियों का भी नाम आए। स्वाभाविक रूप से जो लोग काले धन के लिए जिम्मेदार हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए, वो सब पकड़े जाने चाहिए और वो सब जेल में होने चाहिए। ये 14,000 करोड़ रुपए गरीबों का पैसा है। गरीबों के पैसे को किस प्रकार लूट कर काले धन के रूप में रखा गया था, ये आज सामने आया है। मैं तो इसके लिए पहली बात धन्यवाद करना चाहूंगा इस सरकार का, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस सरकार का कि उनके स्कीम्स के कारण ये सब सामने आया। और आपके चैनल का भी मैं बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छे से दिखाया फ्रॉड भी निकली है, 13,000 आईडी फ्रॉड भी निकले हैं। इस बात को भी चर्चा में शामिल करिए संबित। नहीं, मैं सभी चीजों को शामिल करते हुए कह रहा हूं। आप बताइए, अगर आईडीएस स्कीम नहीं होता और आज जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये सब सामने नहीं आया होता, तो क्या ये इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ में आता? ये बिल्कुल उसी प्रकार से सामान्य रूप से चल रहा होता। तो स्वाभाविक है इन स्कीम्स के कारण ही आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है और 14,000 लेकिन इतनी बड़ी धनराशि 13,800 करोड़ की धनराशि आई कहां से, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को खुद आपकी सरकार को समझने की आवश्यकता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, ये नेटवर्किंग हो कैसे रही है। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि कितनी अच्छी बात है कि जो नेता इतना पैसा दबा के बैठते थे, जो अधिकारी इतने वर्षों तक इतना पैसा वो गबन करके बैठे हुए थे, आज उन्हें खुलासा करना पड़ रहा है। आज वो पकड़े जाने के कगार पे आ गए हैं। आईटी ऑफिसर्स पकड़ के ले गए हैं महेश शाह को, उनसे इंक्वायरी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई सामने भी आएगी। और जहां तक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जब आपने पूछा कि किन लोगों का हो सकता है, क्या वो गुजरात के हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहर के भी हो सकते हैं, इंतजार करिए, मगर हिंदुस्तानी है। सबसे बड़ी बात है कि ये डोमेस्टिक ब्लैक मनी, जो घरेलू काला धन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था, महेश शाह जी का जो रियल एस्टेट की काम है, वो ज्यादातर महाराष्ट्र और साउथ इंडिया, कर्नाटक इत्यादि में रहा है। तो किन लोगों का नाम आएगा वो तो समय ही बताएगा। मैं कानून के रास्ते में आकर कुछ भी प्रधानमंत्री ने जो काले धन के खिलाफ एक मुहिम चलाई, वो अब रंग ला रही है और कांग्रेचुलेट कर रहे हैं संबित पात्रा मोदी सरकार को। देखिए, जाहिर है कि संबित पात्रा को तो वही करना भी चाहिए। दूसरी बात, ये बड़ा अहम मसला है। मुझे ये बात अभी संबित पात्रा जी के कहने से ही पता लगी, चूँकि मैंने पूरा प्रोग्राम देखा नहीं था। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो पिछली जो स्कीम आई थी सितंबर तक के लिए, उसके अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया था और उसकी किस्त जमा करानी थी, वो जमा नहीं करा पाए और उसके बाद ये गायब हो गए 10 रोज तक। फिर ये अचानक नमूदार हुए आपके टेलीविज़न पर। इसमें मुझे जो शुबा होता है वो ये होता है कि कुछ ऐसी ताकतों का ये पैसा है जिससे शाह को अपनी जान का भी शायद खतरा है, और उसका इजहार उन्होंने इस तरह भी किया। मैंने बहुत गौर से देखा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, ख़ासतौर पर बेटी, बेटा और दामाद, उसको बचाने की कोशिश की है कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो उन्होंने मेरे इस काम को गलत कहा था। तो ये सब स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह सोच समझ के उस आदमी ने बनाया है। और उसने एक बात कही, आपके चैनल पर आकर उसने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा,
नहीं, उन्होंने बोला कि मैं जो इनकम ईडी टैक्स के अधिकारी हैं ऑफिसर्स के सामने इनकम सब टैक्स कुछ के, बताऊंगा। हाँ, उन्हीं के सामने, जी उनके सामने ही सब कुछ बताऊंगा। इससे भी ये बात साबित जाहिर होती है कि वो पहले टेलीविजन चैनल के जरिए आकर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता था और उसके बाद उसने अपने आप को उनके हवाले किया। और बल्कि जो आईटी के अधिकारी हो तो आपके स्टूडियो के अंदर ही आ गए थे, मैंने उस वक्त थोड़ा सा देखा था। तो इससे एक साफ जाहिर होता है। जहां तक इस मोनेटाइजेशन के ताल्लुक से हमारी पार्टी ने हमेशा एक बात कही है कि हम काले धन के खिलाफ हैं। जो लोग काले धन लेकर के घूमते हैं या जिनके पास है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारा हमेशा स्टैंड ये रहा कि आपकी स्कीम पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं था। हमें इतराज़ हुआ कि जो आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया वो इतना नाकिस था जिसकी वजह से पूरे देश को असुविधा हुई है। और उस बात को आज पूरा देश मान रहा है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम जो प्रोग्राम में थोड़ी कमी हो सकती है, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो जो हम कह रहे हैं ज्यादा तकलीफ हुई है, वो कहते हैं थोड़ी तकलीफ हुई है। इसका फैसला तो आवाम ही करेंगे किसको ज्यादा तकलीफ हुई है। लेकिन आज तक भी, आज इसको 24 दिन हो गए हैं, अभी तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं अभी कई बैंकों के ताल्लुक से टेलीफोन करके पूछ चुका हूँ। हम दूसरी तरफ चले ऐसे जाएंगे। बैंक जो जहाँ आपने पे एक कई मसला कई शुरुआत करोड़ में रुपया उठाया, रोज उसी आता पर मैं था, संबित का रिएक्शन वहाँ चाहूंगी। संबित, ये अमित जी, शाह एक है, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हो सकते हैं जी, जो जी। अपनी सुरक्षा की वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं। और जो अभी मीम जी भी कह रहे थे कि हमारे चैनल आने की मजबूरी इसलिए भी थी महेश शाह की कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोने का खतरा था। तो आम आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहा है कि वो काले धन के मसले पर खुलकर बोल पाए। नहीं, क्यों नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज खुद आपके चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं जो अधिकारी है उनको बताऊंगा। तो खुलासा तो कर रहा है आम आदमी। मैं नहीं जानता महेश शाह आम आदमी है, वो करप्ट है नहीं है, और ये मेरा काम भी नहीं है, ये अधिकारियों का काम है वो जानना। और मुझे लगता है इस पैनल में बैठे किसी का काम इस तफसील से जुड़ा हुआ नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है, खुलासा तो हो रहा है। ये 14,000 करोड़ रुपए कोई 4 दिन में इकट्ठा तो नहीं हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से इसकी जो उत्पत्ति हुई होगी ये कई वर्षों से हो रहा होगा और वो दबा के रखा गया था। आज आखिर वो सरफेस क्यों हुआ, वो आज सतह पे क्यों आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सतह पे इसलिए आया कि इस प्रकार के कानून लाए गए, इस प्रकार के स्कीम्स लाए गए, इस प्रकार की एक तरह से सख्ती की गई कि अब आप अपने काले धन को छुपा के बहुत दिन नहीं रख सकते हैं। तो अगर किसी ने फीड किया, पॉलिटिशियंस ने, अधिकारियों ने, रियल एस्टेट वालों ने, किसी ने महेश शाह को ये पैसा फीड किया, तो वह भी अब पकड़े जाएंगे। तो बचने वाले तो कोई नहीं है। यही तो आज मोदी जी मुरादाबाद में कह रहे थे, अब गरीब चैन की नींद सोएगा। और वह अमीर जो गरीबों के पैसे को चूस करके काला धन बना के अमीर बना था, सभी अमीरों के लिए नहीं, जो मेहनत से अमीर बने हैं वो अलग बात है, मगर जो गरीबों के पैसे को चूस के अमीर बना था, अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल जाएगा। तो ये जेल जाने की प्रक्रिया को तो हम देख रहे हैं। अब नाम सामने आएंगे, लोग जेल जाएंगे। यही आज मोदी जी कह रहे थे, यही आज हम टीवी पे देख रहे हैं। कोहली साहब को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। कोई ऑप्शन महेश शाह के पास नहीं रह गया था, इस वजह से उसको मीडिया के सामने इस तरह से हमारे चैनल पर आना पड़ा शरद जी, और अपनी बात को रखना पड़ा। और एक सुरक्षा भी वजह हो सकती है, जैसा मीम जी कह रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो समझ आ रही हैं आपकी ये स्टोरी देखते हुए। एक तो ये 13,860 करोड़ रुपया है। ये जो अमाउंट है ये कुछ ये भी इशारा कर रही है कि करीब करीब ये $2 बिलियन के करीब बनता है। तो अगर इस धन का कोई विदेशी कनेक्शन भी हो तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि $2 बिलियन से ये थोड़ा सा फालतू बन रहा है। तो जब यहां इस तरीके का पैसा रिमिट किया जाता है तो उसमें कुछ कमीशन या कुछ एक्सचेंज चार्ज जोड़ दिया जाता है, कुछ इसका विदेशी कनेक्शन लग रहा है। दूसरा ये कि जो आईडीएस स्कीम आई थी 30 सितंबर को खत्म हुई, उसमें अगर टैक्स में मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, 45% टैक्स बनता है, करीब 6,237 और 6,237 का आप जब 25% निकालते हैं तो वो 1559.2 बनता है। तो हमने राउंड फिगर में 1560 करोड़ जो इनकी 25% की 30 नवंबर से पहले किस्त जानी चाहिए थी, अब इन्होंने ये किस्त नहीं दी। तो आईडीएस स्कीम के देखिए एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर ये पैसा किसी और का है, जैसा कि ये बता रहे हैं,
और इनको देख के लग रहा है कि ये पैसा इनका शायद नहीं होगा, अवश्य ही किसी और का होगा, तो उसमें उस शख्स ने खुद क्यों नहीं इसका खुलासा किया? प्रश्न ये उठता है कि इनके कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाई गई? नहीं, वो शख्स तो करना ही नहीं चाहता था खुलासा। नहीं, पर वो प्रीति जी वो यही तो बात है किसी ना, भी तरह से रफा दफा करना चाहता था, इस बात को तो हम समझ ही सकते हैं। मैं जवाब देता हूं इसका कि उसने क्यों कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाई, क्योंकि आईडीए स्कीम के अंदर अगर आपका जो स्कीम ये थी कि अगर वैध रूप से कमाया हुआ पैसा है, मतलब कोई इलीगल इलेजिटिमेट मीन से पैसा नहीं कमाया गया है, तो आप इसका खुलासा कर सकते हैं। अगर आपका वो पैसा गलत तरीके से कमाया, गलत तरीके से मेरा मतलब है कोई किडनैपिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, या जिसको कानून में अपराध माना जाता है, उसके अंदर आईडीए स्कीम में आप नहीं आ सकते थे। तो किसी ऐसे शख्स का सहारा लिया गया जो कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, काला धन था, परंतु जो धंधा था वो वैध था। प्रॉपर्टी का बिजनेस करना कोई अवैध काम नहीं है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जिस शख्स का यह पैसा था, या तो भ्रष्टाचार का पैसा, ये पक्की तरह से या भ्रष्टाचार का है, या किसी गलत तरीके से यह पैसा कमाया गया जो ऐसे शख्स के अकाउंट में जमा कराया गया जो कि एक वैध बिजनेस करता था, तो उसके नाम से यह अमाउंट जमा करा दिया गया। आईडीए स्कीम में प्रीति जी एक ये भी था प्रावधान कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपना काला धन जमा करता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, उससे ज्यादा सवाल नहीं किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसके कंधे के रख के बंदूक जो चलाई गई है, इसके पीछे पैसे पे कहीं भ्रष्टाचार, कोई इलीगल, कोई क्राइम अवश्य जुड़ी हुई है। जी, इसी के साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा अभी हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि काले धन की वो पहली किश्त भरना चाहता था। महेश शाह खुद इस बात को इकरार कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, लेकिन फिर किन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं हो पाया होगा, एक अर्थशास्त्री के नजरिए से बताइए। देखिए, पैसा अगर बैंक में आ गया था, इसमें प्रीति जी दो वजह हो सकती हैं कि पैसा बैंक में आ गया था। हाँ। अगर पैसा बैंक में आ गया था तो जमा कराना कोई मुश्किल नहीं था। आईडीए स्कीम यह भी कहती थी कि अगर पैसा आप आज की डेट में आपकी बैंक में नहीं है, परंतु आप खुलासा करना चाहते हैं, तो यह हो सकता है कि पैसा इनके पास आने वाला था, परंतु किसी कारण से, हो सकता है डीमोनेटाइजेशन स्कीम की वजह से या कोई भी कारण से, यह पैसा इनके बैंक में नहीं आया, तो यह किस्त को जमा नहीं कराया गया। देखिए, किस्त सरकार ने इसी वजह से बनाई थी कि अगर वो पैसा आपके हाथ में आज की डेट में अगर नहीं है और आप खुलासा कर रहे हैं, तो आपको 3 किस्तें 25, 25, 50 3 किस्तें बना दी गई थी कि आप इसको साल भर तक जमा कर सकते हैं। अब ये पैसा, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 30 नवंबर तक, जो कि आखिरी तारीख थी पहले किस्त को भरने की, ये पैसा इनके बैंक में नहीं आया होगा और खुलासा ये कर बैठे थे। अब इनको ये समझ नहीं आया कि ये पैसा मैं कहां से भरूंगा। जिन लोगों ने इनको ये पैसा देना था, जिनका ये पैसा असल में था, जिनको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। आप बहुत जरूरी बात बता रहे हैं कोहली साहब, और इसी बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं उनकी तरफ भी रुख करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन काले धन पर एक बड़ा हमला एक खुलासे के साथ न्यूज 18 इंडिया पर हुआ है। महेश शाह लाइव बैठे और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कई राजनेता और मुमकिन है कि बहुत अफसर भी इस पूरे 13,800 करोड़ की धनराशि में लिप्त हों। तो आखिर काले धन से जुड़े हुए वो कौन कौन से नाम है, ये उजागर होना बाकी है, जिसे वो आईटी डिपार्टमेंट के सामने ही कहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर काले धन का बादशाह। आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ इस चर्चा में, लेकिन वो बादशाह महेश शाह जिसका नाम है, जिसने खुद कबूल किया है कि वो ऐसे ऐसे नामों का खुलासा कर सकता है जो लोगों को चौंका देंगे, लेकिन वो सब कुछ बातें रखेगा तो आईटी डिपार्टमेंट के सामने। किस तरह से हमारे चैनल से हुई बातचीत में उसने अपनी बात को रखा है, सुन लीजिए एक बार फिर से। ये रकम किसकी है, कहां से आई, कैसे आई, डिपार्टमेंट को देने के, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद मैं सबसे पहले टीवी के पास आपकी नहीं है, आपकी है या नहीं है? नहीं, आपकी नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा 13,860 करोड़ जो रकम उन्होंने डिक्लेयर की थी वो इनकी नहीं है, महेश शाह की नहीं है। सवाल दूसरा, किसकी है? सॉरी, आप अभी जवाब नहीं देना चाहेंगे? अच्छा चलो, आप जवाब मत दो, लेकिन आप मुझको बताओ कि 2, 5, 10, 15 लोग गुजरात के, देखो हम आपके ऊपर नाम के अंदर मेरी बात सुनो, 5, 10, 15, 20, 25 लोग के गुजरात के बाहर के ये है हिंदुस्तानी। अब बात आती है 13,860 करोड़ की। 13,860 करोड़ मेरे कहने से मिस्टर सीए तैमूर शेख ने फॉर्म भर के दिए। ये किसके थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये मैं डिपार्टमेंट में रजू करूँगा, डिपार्टमेंट को बताऊँगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका हफ्ता क्यों नहीं भरा गया, ये बात भी डिपार्टमेंट में जाएगी।
डिपार्टमेंट के सामने जाएगी, डिपार्टमेंट के 2 सीनियर ऑफिसर है वो लोग के सामने जाएगी। मीडिया जो लिखता है फरार हूँ भागेड़ू, न फरार हूँ न भागेड़ू हूँ, संजोग और समय मीडिया ने जो पेपर में लिखा है वो हिसाब से मेरे को छुपना पड़ा। आखिरकार मुझे मेरे परिवार के हिसाब से मेरे जो वेल विशर है, मेरे दोस्त है कि जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, वो लोग को कोई तकलीफ ना पड़े कि वो लोग इसके अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट है और ये लोग को गवर्नमेंट या मीडिया या सरकार अंदर इन्वॉल्व ना करे, वो हिसाब से टीवी के सामने वो। महेश भाई, एक खास सवाल ये है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एकदम नॉर्मल इंसान हैं, तो नॉर्मल इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इनकम टैक्स की ऑफिस 30 तारीख को रात को गए और आपने 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं लेकिन 13,860 करोड़ डिक्लेयर किया। आपका जो सवाल है ये डिक्लेयर का, ये मीडिया के सामने आएगा। दूध का दूध पानी का पानी, और जिस दिन ही आएगा उस दिन मीडिया समझ जाएगी, और जब सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है। क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है, जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं ये। वो तो पहले उसने बता दिया कि बिजनेस वर्ल्ड नहीं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। दीपक जी, ये बात नहीं, हम समझने डरने की बात नहीं है, ये क्या एक भेड़ है। मीम जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या इस बात की संभावना भी है कि ये सिर्फ देश के काले धन से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, मुमकिन है कि इसमें विदेश से जुड़ा पैसा भी शामिल हो, जैसा कि कोहली साहब कह रहे थे? देखिए, कोहली साहब ने बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं और क्लैरिफाई कर दूं, चूँकि पूरी डिबेट देख करके और पूरा चीज़ें समझने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस 13,860 करोड़ के डिक्लेरेशन से मौजूदा डिमोनेटाइजेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले डिक्लेयर किया गया था और उसकी किस्त भरनी थी, और डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ लोगों ने किस्त भरने के लिए उस आदमी को पैसा नहीं दिया, जिसके नतीजे में उसको परेशानी हुई और उसके नतीजे में वो गायब हुआ। उसको जान का खतरा था, मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है, और इसीलिए उसने एक टीवी चैनल पर आकर, आपके चैनल पर आकर के इसको डिक्लेयर किया और वहीं से उसको पकड़ करके ले गए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये मौजूदा जो स्कीम आई है प्रधानमंत्री जी की, ये उसके नतीजे में पकड़ा जाने वाली ब्लैक मनी नहीं है। ये डिक्लेयर्ड एक अमाउंट है जो पहले डिक्लेयर किया जा चुका है। हाँ, अगर अब उसके अंदर तहकीक यकीनन होगी और उससे ये अगर अंदाजा होता है कि ये सिर्फ इनकम छुपाने के लिए सब किया गया था, तो कोई अलग बात है। लेकिन अगर ये पैसा किसी गलत तरीके से आया है, चाहे वो टेररिज्म के लिए हो, चाहे वो किसी और सोर्स से आया हो, गैर मुमालिक से आया हो, तो जाहिर है कि जो कोहली साहब ने कहा है वो एक्सपर्ट है, हमसे ज्यादा जानते हैं, उसमें कार्रवाई हो सकती है। नोटबंदी से दूसरी मैं अहम बात ये कहूंगा, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। एक बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस वाकये से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो लोग काला धन डिक्लेयर करने वाले होंगे और जिनके पास बड़ा अमाउंट होगा, वो मेरा ख्याल है वो घबराएंगे। वो कोशिश ये करेंगे कि चाहे उनका काला धन कहीं भी चला जाए, लेकिन सरकार को अगर डिक्लेयर किया तो वो पकड़े जाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि एक तरह से अगर मैं इस 13,860 करोड़ को भी अगर देखूं, तो सरकारी नुक्ते नजर से अगर ये मौजूदा स्कीम के तहत भी डिक्लेयर हो गया था, तो भी इसमें से आधा धन तो उनका सफेद हो जाता। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिसने 14,000 करोड़ रुपया 2 नंबर में कमाया और सरकार ने 50% का रिबेट देने का रास्ता उसके लिए खोल दिया, जिसमें 25% उसका यकीनन 4 साल तक ब्लॉक भी रहेगा, लेकिन एक रास्ता खोल दिया। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखिए, हम तो बहुत कॉमन लोग हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए संबित पात्रा भी कॉमन है, ये इवन आधा परसेंट, ये आधा मैं एक सेकंड आ सकता हूँ। काबिल है कि किसी आदमी का वाइट कर दिया जाए। भीम जी कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा। भीम जी कंफ्यूज, मैं आपको कोहली साहब मैं आ जाती हूँ एक बार। संबित से मीम जी पूरा कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, संबित बोलिए। देखिए, मीम जी का मैं सम्मान करता हूं, मगर वो इकोनॉमी को समझ नहीं पा रहे हैं। वो खुद ही, एक सेकंड, मैं सर, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूं। आपने खुद ही कहा कि आईडीएस स्कीम के अंतर्गत आया,
आईडीएस स्कीम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। उसके बाद आपने कहा इसका डीमोनेटाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। देखिए नवंबर 8 को डीमोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस हुआ, नवंबर 30 तक फाइनल डेट था। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट देना होता है आईडीएस में, 25, 25, 50, तो 25% का जो 45% का 25%, लगभग 1560 करोड़ का जो पहला इंस्टॉलमेंट वो नवंबर 30 तक देना था। अब जिस व्यक्ति को देना था, मतलब महेश शाह को आप बात कर दीजिए, पीछे से जिस व्यक्ति को ये पैसा भेजना था, अब जब वो डीमोनेटाइजेशन स्कीम आ गया तो वो कैसे पैसा भेजेगा? जब वो नोट ही बेकार हो चुके हैं तो बैंक में डिपॉजिट कैसे करेगा, वो पैसा कैसे भेजेगा? यही सब प्रॉब्लम तो है। ये आपको साहब भी समझा रहे थे। तो यह भी एक आयाम है जिस आयाम को आप समझ नहीं रहे हैं। कोहली साहब देखिए, जो संबित कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। डीमोनेटाइज, देखिए जिस आदमी ने 13,860 करोड़ रुपए इतना ऑड अमाउंट डिक्लेयर किया, उसने कोई सोच समझ के किया होगा, वो भी 30 सितंबर से पहले किया। तो मैं नहीं मानता कि उसके पास जो है 1560 करोड़ रुपए देने के लिए आज की डेट में नहीं होगा, उसने पूरा इंतजाम करके रखा होगा। अब 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हो गई, हालांकि मैं ये संबित को ये बात भी बताना चाहूंगा कि बैंक जो है पुराने नोटों में टैक्स ले रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ डीमोनेटाइजेशन से उसमें गहमा गहमी हड़कम पच गया होगा। उसको अब समझ नहीं आ रहा होगा ये तो यार हम फंस गए आके, हमने डिक्लेयर तो कर दिया, अब किया क्या जाएगा। तो उन्होंने पीछे से अपना हाथ जो था वो खींच लिया। अब हाथ खींचने के बाद ये जो महेश शाह जी थे, इनको ये चक्कर में आ गया कि अब मेरा क्या बनेगा, मैं तो फंस गया, डिक्लेरेशन मेरे नाम से हुआ है और मैं अब जमा नहीं करा पाऊंगा। तो ये उसमें से गायब हो गए, और गायब होकर इनको जब आज पकड़ा गया है, मेन मुद्दा इसमें प्रीति ये है कि जिन लोगों का ये पैसा था, जबकि आईडीएस स्कीम में कोई भी खुलासा कर सकता था, 2 वजह से उन्होंने अपने नाम में नहीं किया। या तो वो अपना नाम सरकार की लिस्ट में नहीं देना चाहते थे, या उनका ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा था। ये 2 बातें पूर्णतया इस बात से सिद्ध होती हैं, इसीलिए महेश शाह जी के कंधे पे रख के ये बंदूक चलाई गई है। संबित, कोहली जिस बात को कह रहे हैं कोहली साहब की ये काला धन नहीं बल्कि इससे भी ऊपर की बात हो सकती है। ये हो सकता है कोई ड्रग माफियाओं से संबंधित या फिर अपराध से संबंधित या भ्रष्टाचार से संबंधित ये अमाउंट हो, जिसको जाहिर करना या जिसकी मौजूदगी को सिद्ध कर पाना महेश शाह जैसे शख्स के लिए मुफीद ना बन पा रहा हो, उसकी कोई गुंजाइश ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ 2-3 बातें मैं भी, जितनी मेरी समझ है मैं समझाता हूँ। आप देखिए जो आईडीएस स्कीम था, आईडीएस स्कीम के अंतर्गत एक क्लॉज यह भी होता है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट सही टाइम पे दे रहे हैं तो आपका नाम अनडिस्क्लोज रखा जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसलिए हो सकता है महेश शाह को लगा होगा कि अरे मेरा नाम भी तो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। और जो पीछे के लोग हैं, जो महेश शाह को जिन्होंने अपना पैसा दिया, उन्होंने तो सोचा कि हमारा नाम तो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं जाना चाहिए। अब महेश शाह का नाम इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो वो रेड पड़ा और रेड के कारण नाम डिस्क्लोज हुआ, क्योंकि ही डिड नॉट फॉलो द नॉर्म्स, जो रूल था। दूसरी बात है, आप देखिए जहां तक ये पैसा जो पीछे से आया है वो किस तरह का पैसा है, वो ड्रग माफिया पैसा है, टेररिस्ट का पैसा है, यही हम पॉइंट उठाना भी चाह रहे थे। कोहली साहब भी इस बात को कह रहे थे हो सकता है कि अगर ये उनके खाते में 1560 करोड़ रुपए आ जाते तो वो ब्लैक मनी वो व्हाइट में ट्रांसफर हो जाती और कोई उन पर पॉइंट ही नहीं उठा पाता और ये खुलासा भी नहीं हो पाता। मैं सही कह रही हूँ कोहली साहब? आप सही कह रहे हैं। मैं जो बात संबित अभी कहने जा रहे थे, मैं उनको फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि संबित इस बात में कोई 2 राय नहीं, क्योंकि वो लोग खुद भी खुलासा कर सकते थे। ये आईडीएस स्कीम सभी के लिए खुली हुई थी, उन्होंने अपने नाम से ना करके इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। इसका 2 वजह हो सकती है, मैं फिर दोहराता हूं। या तो वो अपना नाम लिस्ट में सरकार की नहीं लाना चाहते थे, या ये पैसा अवैध ढंग से इललेजिटिमेट मींस से कमाया गया। नहीं चाहते होंगे। जी हाँ। और महेश शाह क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो प्रॉपर्टी वालों के पास काला धन कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने क्या हुआ था, महेश शाह के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं, हमारा नाम ना तो आएगा, इनका नाम आएगा। अब हुआ क्या कि 30 नवंबर आ गई और डीमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा मुझे लग रहा है वो एक कारण है। उनके पास वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, नोट बेकार हो गए, जो भी हो गया, और वो आके फंस गए। उनके फंसने की वजह से महेश शाह फंस गए और महेश शाह गायब हो गए। ये पूरा का पूरा एक जो है चिट्ठा सामने बन के आ रहा है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी जो खुलासा आगे करेंगे उससे पता लगेगा। शरद साहब, क्या ऐसी भी बात की संभावना थी कि ये पूरा खुलासा होता ही नहीं और ये पूरा जो ब्लैक से व्हाइट का ट्रांजिशन था ये बहुत ही स्मूथ हो जाता? इस बात की संभावना है जो 13,860 करोड़ की हम बात कर रहे हैं? अगर ये पैसा देखिए, अगर ये किस्त जो थी 25% की टाइम से जमा हो जाती,
तो सरकार ने, जैसा कि संबित ने बोला, सरकार की ये मंशा थी और ये कमिटमेंट था कि जो लोग अपनी मर्जी से ईमानदारी से आके इस पैसे को जमा कर देंगे, किस्त को जमा करेंगे, उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। पर मुझे अब ये पूरा यकीन होता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन ही इसका कारण बना, जो कि वो 15, जो प्रीति बड़ी सीधी सी बात है, जिस आदमी ने 13,860 करोड़ डिक्लेयर किया उसको 1560 करोड़ रुपए लाने में क्या दिक्कत थी? मेरा ये सवाल है जो मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो भी ये समझना चाह रहे होंगे, ये खुलासा आज हो रहा है जब वो पहली किस्त नहीं भर पाए और उस बात को वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने कमीशन बेस पर उन्हें पैसा दिया और उसकी वो कोशिशें कर रहे थे कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट वो IDS स्कीम के तहत जमा करा दें। लेकिन ऐसे तो न जाने कितने लोग होंगे जो स्मूथली इस तरह से ब्लैक को व्हाइट कर रहे होंगे। देखिए, ब्लैक को व्हाइट करना जो सरकार की स्कीम निकली हुई है, नहीं, मैं इसमें मैं आ सकता हूं। हाँ जी, अभी संबित आ रहे हैं, पहले कोहली साहब। मैं संबित आपको इससे मदद मिलेगी, मैं आपको तकनीकी सॉरी मैं तकनीकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। देखिए, जो ब्लैक से व्हाइट करने की स्कीम निकली हुई, हालांकि संबित भी इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, वो स्कीम की मंशा यही है कि जो लोगों ने आज तक काला धन इकट्ठा किया है वो अपनी मर्जी से, ईमानदारी से, देखिए ईमानदारी शब्द हालांकि उनके लिए बैठता नहीं है, पर स्कीम के लिहाज से हम कह देते हैं ईमानदारी पे, कि वो ईमानदारी से आके जो स्कीम में प्रावधान किए गए हैं कि साहब 45% आप दे दीजिए, 65% आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, आपने काला धन इकट्ठा किया, आपने गलती करी, सरकार आपको एक मौका दे रही है, आप 45% जमा करके बाकी का आप इस्तेमाल करें। तो जो लोग इसमें आगे आ रहे हैं उनके लिए हम उस हद तक ईमानदारी शब्द का प्रयोग करेंगे कि उन्होंने स्कीम के अंतर्गत आके जो स्कीम की मंशा थी उस मंशा को पूरा करके आगे बढ़ाया है। परंतु अगर कोई पैसा पीछे से गलत तरीके से कमाया हुआ अगर स्कीम के अंदर लाना चाहता है तो स्कीम में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। संबित, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, स्कीम में बिल्कुल कोई इम्यूनिटी नहीं थी कि आप साहब चोरी डकैती करी और अगले दिन जाके IDS में डिक्लेयर कर दिया 45% पैसा सरकार का, 65% मेरा। उसके अंतर्गत जो CRPC में, इंडियन पिनल कोड में जो प्रावधान लगता है, जो सेक्शन लगता है, वो पूरी तरह से कार्रवाई करी जाएगी। संबित, वेरी ट्रू। देखिए, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कोहली साहब कि अगर आप ड्रग माफिया का पैसा लगा रहे हैं, आतंकवाद का पैसा लगा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल CRPC के अंतर्गत कार्यवाही होगी। मगर ये जो IDS स्कीम है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें पेनल्टी के साथ है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब जो गलती राहुल गांधी जी ने भी किया था और अभी हमारे बड़े भाई मीम साहब भी कह रहे थे कि ये तो आपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया, 50% के एवज पे आपने कर दिया। और आप भी ये जो सवाल पूछ रही थी कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो अपना जो है ब्लैक मनी कर रहे होंगे। देखिए, अगर वो ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, जो स्कीम सरकार की है उससे कर रहे हैं, तो उससे देश का फायदा हो रहा है। क्योंकि याद रखिए, ये जो स्कीम कोई VDS स्कीम नहीं है, ये पेनाल्टी के साथ स्कीम है। ये नहीं है कि सिर्फ आप टैक्स का रकम बकाया कर दीजिए और आप छूट जाएंगे, आपको उसके साथ पेनाल्टी का रकम भी देना पड़ेगा, जिससे कि देश का हित होगा, जिसमें कि गरीबों का हित होगा। ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, देखिए महेश शाह जी के पूरे इंटरव्यू को मैंने एक एक शब्द सुना है। यह सवाल जो आप मुझसे पूछ रही थी, महेश शाह को पूछा गया था महेश शाह को कि क्या ये पैसा किसी प्रकार से ड्रग इत्यादि का पैसा भी हो सकता है। तो महेश शाह ने इनकार किया था। उसने कहा मैं खुलासा करूंगा। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है पॉलिटिशियंस, अधिकारी, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट वाले, ये सब बड़े नामों का जरूर इसमें मतलब जो लोग इतने वर्षों से गरीबों को चूस रहे थे उनके नामों का खुलासा जरूर होगा। और यही तो मैं कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन और उससे पहले जो स्कीम मोदी जी लेके आए उसका अंजाम रहा कि आज कबर्ड में जो लोग छुप के बैठे हुए थे वो सब कबर्ड से बाहर, द स्केलेटन्स फॉलिंग आउट ऑफ द कबर्ड, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मीम जी, अब मौका नहीं है काले धन वालों के पास, उन्हें खुलकर सामने आना ही पड़ेगा, भले ही वो वाया कोई रूट अपना ले, लेकिन नाम उजागर होकर ही रहेंगे। आप लगातार फिंगर रेज कर रहे थे, बताइए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको जरा दूसरे तरह से देखता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ। मेरा ये मानना था कि 4 लाख करोड़ का अनुमान था कि जो काला धन आएगा, यानी काला धन ऐसा होगा जो इट विल डाई इट्स ओन डेथ, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे लोग। मेरा ख्याल है कोहली साहब मुझे ज़्यादा करेक्ट कर पाएंगे जो मैं सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ या सही सोच रहा हूँ। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो पैसा बाहर ना आता और वो फना हो जाता, उसको डुबो देते, जला देते, तो सरकार को पूरे 4 लाख करोड़ रुपया अपनी तरफ से सरकार के खजाने में एक तरह से आया हुआ माना जाता है। उतना वो करेंसी छाप सकते थे। अब उसमें से अगर 50%
या उसमें से 40% पैसा डिक्लेयर हो गया तो उसका 50% तो कम से कम वाइट हो ही गया ना उन लोगों का जो इसके हकदार नहीं है, जिनके बारे में सही आपने कहा कि ईमानदारी से, बल्कि बेईमान लोग ईमानदारी से डिक्लेयर कर दें। ये लगना चाहिए कि बेईमान लोग ईमानदारी से डिक्लेयर कर दें तो 50% का ग्रेस उनको दे रहे हैं। मेरा सिर्फ ये एतराज है, मेरा ये कहना है कि इससे सरकार ने एक रास्ता खोला है ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को, गलत तरीके से धन जमा करने वालों को, जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया, काले मनी के जो भी दायरे में आते हैं, उन लोगों को एक रास्ता फराहम किया है। अगर ये रास्ता फराहम ना होता और ये पॉलिसी ना बदलते तो वो 4 लाख करोड़ रुपया बाहर ही नहीं आता, वो 4 लाख करोड़ रुपया दफन हो जाता और सरकार को पूरा 4 लाख करोड़ मिलता, सरकार को ज्यादा फायदा होता। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी सोच इस तरह से है, वो मैंने कहा है आपसे। कोहली साहब, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, जो 50% की स्कीम आई है, पहली बात तो देखिए, आपने अगर मेहनत से पैसा कमाया, संबित आप बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं, एक राजनीतिक दृष्टि से और एक कॉमन सेंस की दृष्टि से, कि अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं तो मैं 100 रुपए अपने पास 50 रुपए गंवाने के लिए नहीं कमाता हूं। तो पहली बात तो ये, आप जो बार बार लोग कह रहे हैं कि साहब ये मैंने काला धन करवाया, 50% सरकार को दे दिया, 50% अपना, ये काम कोई खुशी से नहीं करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जो अभी जो स्कीम आई है 50% की, उसमें 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रखने का है, 4 साल इंटरेस्ट फ्री। अगर मैं इसको आर्थिक दृष्टि से देखूं तो 4 साल जब आपका पैसा पड़ा रहता है, उस 25% पे कम से कम आप 12.5% एक्यूमुलेटेड ब्याज लगाएंगे। चाहती तो पूरा 4 लाख करोड़ गरीबों के लिए रख सकती थी। नहीं, अभी मेरे को बात पूरी कर लेनी चाहिए। सरकार तो 4 लाख करोड़ पूरा का पूरा रख सकती थी। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो 4 लाख मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये 13,840 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ रुपया, क्या ये लोग समझ नहीं रहे? मैं समझाता हूँ। इस काबिल हैं कि इनको किसी भी तरह का कोई ग्रेड दिया जाए? जो फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर हैं SN प्रसाद साहब, महेश शाह का खुलासा लगातार आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे होंगे, और जिसने अपने आप को साबित किया है कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है काले धन को सफेद करने की मुहिम के मद्देनजर, ऐसा महेश शाह कह रहा है। लेकिन इस बात की गुंजाइश कितनी नजर आती है कि इतने लंबे वक्त से जिस तरह से बता रहे हैं कोहली साहब कि ये वाकई में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है, और जब नाम सामने आएंगे तो वो वाकई हैरान करने वाले होंगे, जिसमें नेता भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए, महेश शाह जी ने जो डिस्क्लोजर किया है, उन्होंने तो कहा है कि हमने अपने इनकम का किया, पहले उन्होंने कहा, बाद में कहा कि नहीं दूसरे लोगों का है। तो इनकम टैक्स एक्ट की नज़र में ये जो डिस्क्लोजर है वो गलत है और उसको नहीं माना जाएगा। जहाँ तक दूसरे लोगों की बात है, तो वो अभी जो नई स्कीम है उसमें आकर के फ़ायदा ले सकते हैं उनका, क्योंकि किसी के कह देने से कि इतने लोगों ने काला धन हमारे पास में आया, हमने 13,860 रुपया कमीशन मांगा, इसको कानून की नज़र में नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिस्क्लोजर उनका अपना होना चाहिए। और ये जो नई स्कीम आई है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है 31 दिसंबर तक, क्योंकि इसमें कैश का ही डिस्क्लोजर हो रहा है, और ऐसे कैश जो कि लोगों के पास में काला धन के रूप में है वो डिस्क्लोज करके आराम से नींद से सो सकते हैं आने वाले वर्षों में। SN प्रसाद साहब, जो आप बात कह रहे हैं कोहली साहब, उससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कोहली साहब। देखिए प्रसाद साहब, इसमें अभी जो आपने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो नया री अपील हुआ है 1 नवंबर से, अगर आप किसी और का धन अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, उसमें 2 नुकसान है। एक तो वो धन जब्त कर लिया जाएगा, दूसरा सेक्शन 53(2) के अंतर्गत, सेक्शन 53(2) के अंदर 7 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। तो आपने जो कहा कि पहले उसने कहा, उसके सीए ने अभी इंटरव्यू दिया था कि साहब इसने कहा था आगे कि ये तो मेरा पैसा है, अब ये कह रहा है किसी और का पैसा है, तो एक तो उसकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर गई है। मैं सहमत हूं इस बात से। बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारी बारीकियां हैं जो महेश शाह से संबंधित समझनी होगी, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है SN प्रसाद साहब, मैं आ नहीं पाऊंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।